नमस्कार। बायजूस आईएएस हिंदी में आपका स्वागत है। प्रस्तुत है दैनिक समाचार विश्लेषण। सत्र के विषयों की सूची आपके समक्ष है। आज सबसे पहले हम चर्चा करेंगे वस्तु और सेवा कर परिषद की बैठक और सहकारी संघवाद के विषय में। फिर हम भारत के सांस्कृतिक मानचित्रण पर राष्ट्रीय मिशन और कोविड-19 महामारी ग्रामीण आर्थिक तनाव को देखेंगे। तत्पश्चात हम नेपाल में राजनीतिक संकट से संबंधित एक अन्य एडिटोरियल की चर्चा करेंगे और फिर हम नवीन आईटी नियमों 2021 के विरोध में व्हाट्सएप के दिल्ली हाईकोर्ट जाने संबंधित आलेखों को देखेंगे। सत्र के अंत में हम मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न की चर्चा करेंगे और इसकी उत्तर संरचना भी हम आपको देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला एडिटोरियल आपके समक्ष है। इसे पेज नंबर 6 से लिया गया है और इसका संबंध जीएस पेपर 3 में अर्थव्यवस्था से है। इसे आप जीएस पेपर 2 में पॉलिटी से भी जोड़कर देख सकते हैं। यह संदर्भित है वस्तु और सेवा कर परिषद जीएसटी काउंसिल की 43वीं बैठक और सहकारी संघवाद के विषय से। उल्लेखनीय है कि 28 मई को जीएसटी काउंसिल की बैठक प्रस्तावित है। इसके संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण निर्णयों को लिया जाना संभावित है। अगर हम बात करें जीएसटी काउंसिल की, तो यह एक संवैधानिक संस्था है जिसका गठन संविधान के अनुच्छेद 279 ए के तत्वाधान में किया गया है। यह एक ऐसी निर्णय लेने वाली संस्था है जो वस्तु और सेवा कर प्रणाली के संदर्भ में सभी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय लेती है। इसमें जीएसटी कर की दर क्या होगी, किसी प्रकार की कर छूट को दिया जाना, कर कानूनों को बनाना और कर की समय सीमा तय करना आदि शामिल है। यह इस बात को भी सुनिश्चित करती है कि पूरे देश में वस्तुओं और सेवाओं के संदर्भ में एक समान कर दर को सुनिश्चित किया जा सके। यदि हम इसकी संरचना की बात करें तो इसके अध्यक्ष केंद्रीय वित्त मंत्री होते हैं और इसके उपाध्यक्ष के रूप में राज्यों के वित्त मंत्रियों में से किसी एक का चुनाव किया जाता है। केंद्र के स्तर से वित्त राज्य मंत्री भी इसके अन्य सदस्यों के रूप में शामिल होते हैं और इसमें 31 राज्यों और यूटीज के वित्त मंत्री अथवा उनके प्रतिनिधियों को भी शामिल किया जाता है। इसमें जो निर्णय लिए जाते हैं उसमें वोटिंग प्रक्रिया का भी महत्व है, जिसमें केंद्र सरकार की महत्ता 1/3 वोटों के संदर्भ में होती है और राज्यों का वेटेज लगभग 2/3 है। साथ ही साथ इसमें किसी भी प्रकार का निर्णय लिए जाने के संदर्भ में 75% वोट के समर्थन की आवश्यकता होती है। भारत द्वारा 2017 में जीएसटी कर प्रणाली वस्तु और सेवा कर की प्रणाली को अपनाया गया था। यह एक अप्रत्यक्ष कर प्रणाली है जिसके तहत घरेलू उपभोग के लिए बेची जाने वाली अधिकांश वस्तुओं और सेवाओं पर लगाया जाने वाला मूल्य वर्धित कर शामिल किया जाता है। इसके माध्यम से राज्यों की कराधान संरचना में भी व्यापक बदलाव लाया गया और इसमें कई सारे महत्वपूर्ण करों को शामिल किया गया, जिसमें सर्विस टैक्स, सेल्स टैक्स आदि महत्वपूर्ण हैं। उल्लेखनीय है कि जीएसटी कर प्रणाली में किसी भी प्रकार के बदलाव आदि के संदर्भ में जीएसटी काउंसिल की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यही कारण है कि जीएसटी काउंसिल की जब भी बैठक प्रस्तावित होती है तो उसे बेहद ध्यान से निरीक्षण किया जाता है और इसमें किस प्रकार का निर्णय लिया गया इसको भी ध्यान में रखा जाता है। यूं तो हमने संवैधानिक संस्था के रूप में संविधान के अनुच्छेद 279 ए के तहत जीएसटी काउंसिल का गठन किया है और इसके माध्यम से हमने ये कोशिश की है कि इसके तहत हम भारत में सहकारी संघवाद की भावना को स्थापित कर सकें। बावजूद इसके वर्तमान में आर्थिक राजनीतिक रूप से यह देखा जा रहा है कि किस प्रकार से जीएसटी काउंसिल को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने में और इसके माध्यम से भारत में वस्तु और सेवा कर की स्थिति को आगे बढ़ाने में अनेक चुनौतियां व्याप्त हैं, जो भारत की राजनीतिक विविधता के चलते भी हैं। वर्तमान जीएसटी काउंसिल में 16 विभिन्न राजनीतिक दलों का प्रतिनिधित्व है और 31 प्रतिनिधियों में से 17 का सत्तासीन एनडीए से संबंध है।
यानी जो शेष हैं वह किसी न किसी रूप में विपक्षी दलों से संबद्ध है, जिससे कई सारी समस्याएं उभर के आ जाती हैं। भारत में जीएसटी व्यवस्था और जीएसटी काउंसिल की व्यवस्था के माध्यम से यह प्रयास किया गया कि भारत में भी सहयोगात्मक संघवाद की भावना को स्थापित किया जा सके, जिसके तहत केंद्र और राज्य दोनों मिलकर राजनीतिक, प्रशासनिक और गवर्नेंस आदि मामलों में सहयोग को बढ़ावा देते हैं। और इसके तहत केंद्र और राज्य इस प्रकार से मिलकर कार्य करते हैं कि संवैधानिक लक्ष्य यानी कल्याणकारी राज्य की स्थापना के संदर्भ में दोनों मिलकर कार्य कर सकें। और इसके लिए हमने वित्तीय रूप में भी सहयोगात्मक संघवाद की भावना को स्थापित किया है, जिसमें जीएसटी और जीएसटी काउंसिल की भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। लेकिन भारत में समय समय पर केंद्र और राज्यों के मध्य विविध प्रकार के विवाद उभरते रहे हैं, जिसका प्रभाव जीएसटी कर प्रणाली और जीएसटी काउंसिल की बैठकों पर भी पड़ता है। इसके संदर्भ में हमें कुछ उदाहरण भी पता होने चाहिए कि किस प्रकार से केंद्र और राज्य के मध्य विविध प्रकार के विवाद और समस्याएं देखी जा रहे हैं। इसमें हम पश्चिम बंगाल का उदाहरण देख सकते हैं, जिसमें यह केंद्र पर आरोप लगाया गया है कि उसके द्वारा सीबीआई का दुरुपयोग किया जा रहा है। हम इसके तहत केरल का भी उदाहरण देख सकते हैं, क्योंकि ऐतिहासिक रूप से ही केरल की सरकार और केंद्र सरकार के मध्य संबंध बेहतर नहीं रहे हैं। इसमें छत्तीसगढ़ का भी उदाहरण महत्वपूर्ण है, क्योंकि छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा जब बाजार से अतिरिक्त उधार लिए जाने की बात कही गई तो केंद्र द्वारा इस पर रोक लगाई गई। महाराष्ट्र में भी केंद्र राज्य विवाद इस रूप में देखा जा रहा है कि महाराष्ट्र को अधिक मूल्य पर वैक्सीन खरीदने को बाध्य होना पड़ा है। हम इसमें पंजाब का भी उदाहरण देख सकते हैं, जहां पर 3 कृषि कानूनों को लेकर अभी भी वाद विवाद जारी है। इसमें राजस्थान और दिल्ली का भी महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि राजस्थान आदि राज्यों में केंद्र सरकार के लॉकडाउन के फैसले से वहां के प्रवासी मजदूरों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है और हाल ही में दिल्ली और केंद्र के मध्य शक्ति बंटवारे के संदर्भ में भी विवाद उभरे हैं। इसके अलावा समय समय पर केंद्र पर यह भी आरोप लगाया जाता रहा है कि उसके द्वारा उपकर को लगाए जाने के माध्यम से राजस्व एकत्रित किया जाता है, जिसका बंटवारा संवैधानिक प्रावधानों के अनुरूप राज्यों को नहीं किया जाता है। जीएसटी प्रणाली के संदर्भ में भी कुछ समस्याएं उभर कर आई हैं, जिसमें 2017 के बाद जब वस्तु और सेवा कर प्रणाली को लागू किया गया तो जिस तरीके के हम लाभ की आकांक्षा कर रहे थे उस प्रकार का लाभ हमें प्राप्त नहीं हुआ है। 2017 के बाद वार्षिक स्तर पर यह अनुमान लगाया जा रहा था कि जीएसटी को लगाए जाने से वार्षिक स्तर पर लगभग राज्यों को 14% वार्षिक रूप में कर राजस्व में वृद्धि होगी और यदि इसमें किसी भी प्रकार की कमी देखी जाती है तो इसकी भरपाई जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर के माध्यम से करी जाएगी। हालांकि इसको लागू किए जाने के संदर्भ में अभी भी चुनौतियां विद्यमान हैं, जो जीएसटी प्रणाली को ही प्रश्नों के दायरे में खड़ा कर देता है। साथ ही साथ 2017 में जब जीएसटी को लगाया गया था तो इसके अनेक लाभों के बारे में बात की जा रही थी, जिसके तहत यह कहा जा रहा था कि इससे आर्थिक क्षमताएं बढ़ेंगी, इससे कर राजस्व और कर उत्प्लावकता में वृद्धि होगी और साथ ही साथ इससे अंततः भारत की जीडीपी भी वृद्धि होगी। लेकिन हाल के वर्षों में भारत में जिस प्रकार की मंदी की स्थितियां देखी जा रही हैं वह जीएसटी लगाए जाने के बाद सुधरी नहीं है, अपितु और भी ज्यादा चुनौतीपूर्ण हो गई है। हम जीएसटी प्रणाली में ही अनेक प्रकार की चुनौतियों और समस्याओं को देख रहे हैं, जिसमें कर संरचना की बहुलता के साथ ही कर संरचना में स्लैब्स की अधिकता के साथ ही टैक्स को फाइल किए जाने के संदर्भ में विविध प्रकार की जटिलताएं देखी जा रही हैं। साथ ही साथ इसके तहत जिस प्रकार से पूरे सिस्टम को ऑनलाइन किया गया है वह अनेक बार ग्रामीण क्षेत्रों में कनेक्टिविटी की समस्या को भी बढ़ा देती है। इन चुनौतियों के अलावा वर्तमान में जो सबसे बड़ी चुनौती महसूस की जा रही है वह केंद्र और राज्यों के मध्य विश्वास की कमी के रूप में देखी गई है, जिससे समस्याएं और भी ज्यादा बढ़
बढ़ जाती हैं। 2020 और उसके बाद से कोरोना महामारी और लगातार लगाए जा रहे लॉकडाउन से तो समस्याएं और भी ज़्यादा जटिल हो गई हैं, जिसके लिए हमें कार्य करना होगा। इसके लिए आवश्यक है कि हम जीएसटी व्यवस्था की कमियों को दूर करने के लिए कार्य करें। साथ ही साथ इसके तहत हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हम कराधान प्रणाली को सरल बनाते हुए एक देश एक कर प्रणाली के आदर्श को स्थापित कर सकें। इसके लिए बेहद आवश्यक है कि केंद्र और राज्य दोनों ही मिलकर संवैधानिक आधार पर कार्यों को बढ़ावा देने के लिए कार्य करें। और कोरोना महामारी हमारे सामने एक ऐसा संकट लेके आई है जिसका केंद्र और राज्य दोनों द्वारा ही संयुक्त रूप से सामना किया जाना अनिवार्य है। जीएसटी व्यवस्था की सफलता के संदर्भ में यह भी आवश्यक है कि हम 2017 से लेकर 2022 और 2022 के पश्चात किस प्रकार से जीएसटी के राजस्व में आने वाली कमी को भरपाई करने के लिए एक महत्वपूर्ण रूप से फॉर्मूले को तैयार कर सकें। और इसके तहत यह भी कोशिश की जानी चाहिए कि यदि 2022 के पश्चात भी राज्यों को जीएसटी का अनुपालन किए जाने की स्थिति में किसी प्रकार की राजस्व कमी होती है तो इसकी क्षतिपूर्ति के लिए भी केंद्र द्वारा प्रावधान किया जाना चाहिए। इसके संदर्भ में यह कोशिश किए जाने की आवश्यकता है कि 2017 और उसके बाद से ही इसके संदर्भ में एक निश्चित फॉर्मूले पर कार्य किया जाए ताकि राज्यों को भी इसका लाभ हो सके और अंततः इसके माध्यम से हम सहकारी संघवाद की भावना को बेहतर रूप से लागू किए जाने के संदर्भ में महत्वपूर्ण रूप से कार्य कर सकें। अब हम बात कर लेते हैं पेज नंबर 7 में दिए गए एक अन्य एडिटोरियल की, जिसका संबंध जीएस पेपर 1 में कला और संस्कृति से है। यह केंद्रित है भारत के सांस्कृतिक मानचित्रण पर राष्ट्रीय मिशन पर। भारत सरकार द्वारा भारत के सांस्कृतिक मानचित्रण पर राष्ट्रीय मिशन की घोषणा 2015 में की गई थी और यह मिशन एक भारत श्रेष्ठ भारत का एक हिस्सा है। इसका उद्देश्य भारत के विशाल और व्यापक सांस्कृतिक कैनवास को एक उद्देश्यपूर्ण सांस्कृतिक मानचित्रण में परिवर्तित करना है, जिसके माध्यम से यह आशा की जा रही है कि भारत में जितनी भी सांस्कृतिक विविधता है उसकी मैपिंग की जा सकेगी। भारत के गांवों में और ब्लॉक्स में जो विविध प्रकार के कलाकार और कला की प्रथाएं विद्यमान हैं उनको हम एक तरीके से इकट्ठा कर पाएंगे और इसके माध्यम से हम कलाकार समुदाय की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए एक तंत्र भी तैयार कर पाएंगे। इसके माध्यम से यह लक्षित किया गया है कि हम भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, कलाकारों और कला रूपों को संरक्षित करने के लिए बेहतर तरीके से कार्य कर पाएं और इसके लिए मिशन में डेटा मैपिंग, जनसांख्यिकी निर्माण प्रक्रियाओं को औपचारिक रूप देने के साथ ही बेहतर परिणामों के लिए सभी सांस्कृतिक गतिविधियों को एक वेब आधारित छत्र के नीचे लाना उद्देशित किया गया है। इस मिशन के माध्यम से सरकार कलाकारों के साथ एक सीधे संचार का चैनल खोलना चाहती है ताकि इन कलाकारों की प्रतिभा का सम्मान किया जा सके, इन प्रतिभाओं को आपस में जोड़ा जा सके और केंद्र और राज्य आदि मिलकर इनको बेहतर ढंग से संवारने के लिए सहकर्मी से सहकर्मी संचार को बढ़ावा दे सकें ताकि सब मिलकर इस बेहतर सांस्कृतिक परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए कार्य कर सकें। इसके लिए 3000 करोड़ रुपए का प्रावधान भी किया गया है। हालांकि 2015 और उसके बाद से ही इसमें कई सारी चुनौतियां भी आई हैं जिसके निवारण के लिए कार्य किए जाने की आवश्यकता है। जैसे कि 2015 में इसकी घोषणा किए जाने के बावजूद 2017 तक तो इसको वास्तव में स्वीकार ही नहीं किया गया था। 2018 और 2019-20 में इसके तहत मात्र 42.78 करोड़ ही आवंटित किए गए, जिसमें से केवल 1.17 करोड़ का ही उपयोग किया जा सका है। इसमें अनेक संरचनागत बाधाएं भी विद्यमान हैं, जैसे कि इसमें आईटी अवसंरचना का अभाव है, जिसके चलते इसमें वास्तविक ग्रामीण और ब्लॉक स्तर की मैपिंग मानचित्रण किया भी नहीं गया है। और इसके तहत जब हम ब्लॉक और गांव स्तर तक विस्तृत सांस्कृतिक विविधता की पहचान करने की बात करते हैं तो इसमें मात्र पहचान किए जाने के स्थान पर उनके बीच
प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिससे कम संसाधनों वाले प्रतिभाशाली कलाकार पिछड़ जाते हैं। भारत में सांस्कृतिक विविधता के संरक्षण के संदर्भ में और भी चुनौतियां हैं, जिसे आप इस राफेल जेट के उदाहरण से समझ सकते हैं। उल्लेखनीय है कि भारत द्वारा एक राफेल जेट को लगभग 1670 करोड़ में खरीदा गया है, लेकिन भारत के संस्कृति मंत्रालय का 2021-22 का कुल बजट मात्र 2688 करोड़ ही है। इसकी अगर हम राफेल से तुलना करें तो मात्र यह 1.5 राफेल के ही बराबर होगा। यानी पूरे भारत की सांस्कृतिक विविधता को बढ़ाने के लिए संस्कृति मंत्रालय का बजट मात्र 1.5 राफेल के बराबर ही है, जबकि इसी बजट से संस्कृति मंत्रालय को कम से कम 3 अकेडमियों, 70 से अधिक म्यूजियम, 3 राष्ट्रीय गैलरियों, अनेक राष्ट्रीय लाइब्रेरियों और सांस्कृतिक महत्व की संस्थाओं को चलाना है। कोरोना महामारी के काल में तो इसमें 21% की कमी कर दी है, जिसे हमें बढ़ाने के लिए निश्चित रूप से कार्य करने की आवश्यकता है। इसमें हम वैश्विक स्तर के अनेक उदाहरणों को ध्यान में रखते हुए भारत के सांस्कृतिक विकास के लिए कार्य कर सकते हैं। जैसे कि यूरोप के द्वारा यूरोपियन कैपिटल ऑफ कल्चरल प्रोग्राम के तहत ग्लासगो का सांस्कृतिक राजधानी के रूप में विकास किया गया, उसी तरीके से भारत में भी कल्चरल कैपिटल्स के रूप में विभिन्न क्षेत्रों का विकास किया जा सकता है। हमें मुख्य रूप से कोरोना काल में जो कलाकार प्रभावित हुए हैं उनको क्षतिपूर्ति देने के लिए भी प्रयासों को करना चाहिए, और इसके तहत संस्कृति मंत्रालय ने जो अन्य पहले शुरू की हैं, जिसमें हमारी संस्कृति हमारी पहचान अभियान आदि महत्वपूर्ण है, इसको भी बढ़ावा दिए जाने के लिए कार्य करने की आवश्यकता है। अब हम बात कर लेते हैं पेज नंबर 7 में दिए गए एक अन्य एडिटोरियल की, जिसका संबंध जीएस पेपर 3 में अर्थव्यवस्था से है। यह केंद्रित है कोविड-19 महामारी और ग्रामीण आर्थिक तनाव पर। भारत में कोरोना महामारी की दूसरी लहर देखी जा रही है और इसके चलते अनेक राज्यों द्वारा फिर से लॉकडाउन लगाया गया है। जैसे कि पिछले साल देखा गया था, वैसी प्रवृत्ति ही अब इस साल भी देखी जा रही है और इसका प्रभाव विशेष रूप से प्रवासी मजदूरों और अनौपचारिक क्षेत्र के श्रमिकों पर पड़ा है, जिससे ग्रामीण गरीबी में भी वृद्धि आई है और इससे खाद्य और पोषण असुरक्षा भी देखी गई है। इस प्रकार की समस्या का प्रमाण अनेक प्रकार की जांच रिपोर्ट से भी मिलता है, जैसे कि राइट टू फूड कैंपेन और सेंटर फॉर इक्विटी स्टडी की जांच रिपोर्ट के द्वारा अक्टूबर 2020 से ही अनौपचारिक क्षेत्र में गरीबी का प्रसार देखा जा रहा है, जिसके द्वारा अक्टूबर 2020 में लगभग 4000 व्यक्तियों का सर्वे किया गया था। इसके तहत यह देखा गया कि 27% लोगों के द्वारा किसी भी प्रकार की आय अक्टूबर 2020 के बाद से ही सृजित नहीं की जा रही थी और 40% के द्वारा खाद्यान्न के संदर्भ में पोषक तत्वों की कमी की बात को स्वीकार किया गया। 46% के द्वारा तो एक समय के खाद्यान्न को छोड़े जाने की बात स्वीकार की गई, जो गंभीर खाद्य असुरक्षा को दर्शाता है। इसमें स्टैंडर्ड वर्कर्स एक्शन नेटवर्क की रिपोर्ट को भी हमें ध्यान रखना होगा, जिसके माध्यम से इस बात को सामने लाया गया कि दूसरे लॉकडाउन में लगभग 76 से 81% लोगों को त्वरित सहायता की आवश्यकता महसूस की जा रही है। यदि हमें इस प्रकार की समस्या से पार पाना है तो निश्चित रूप से कुछ उपायों को आगे बढ़ाना होगा, जैसे कि ग्रामीण गरीबी के विस्तार की पृष्ठभूमि में हमें खाद्यान्न आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी पीडीएस और महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम यानी मनरेगा के विस्तार की आवश्यकता है, और साथ ही साथ हमें 2013 के राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम को भी सार्वत्रिकृत करने के लिए कार्य करना होगा। इसमें कोशिश ये की जानी चाहिए कि अधिक से अधिक लोगों को शामिल किया जा सके और ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार को बढ़ावा दिए जाने के लिए केंद्र के द्वारा मनरेगा के बजट में वृद्धि करने की भी आवश्यकता है। 2021-22 में केंद्र सरकार के द्वारा मनरेगा के तहत 73,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे, जिसको बढ़ाकर कम से कम 1.3 लाख करोड़ किए जाने की आवश्यकता है। सरकार द्वारा मनरेगा के तहत दी जाने वाली ग्रामीण मजदूरी में भी 4% की वृद्धि की गई है, जिसे कम से कम बढ़ाकर 10% किए जाने की आवश्यकता है।
हमें ये भी ध्यान में रखना होगा कि जब बात आती है ग्रामीण गरीबी और खाद्य असुरक्षा की, तो इनका निवारण किए जाने के संदर्भ में केंद्र और राज्य दोनों को ही मिलकर काम करना होगा। तभी हम इस प्रकार की खाद्यान्न समस्या और शहरी और ग्रामीण गरीबी का बेहतर ढंग से निवारण कर पाएंगे। अब हम बात कर लेते हैं पेज नंबर 6 में दिए गए एडिटोरियल की, जिसका संबंध जीएस पेपर 2 में आईआर से है। इसमें हम बात करेंगे नेपाल में विद्यमान राजनीतिक संकट की। नेपाल की वर्तमान स्थिति यह है कि नेपाल की राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी के द्वारा संसद के निचले सदन को भंग कर दिया गया है और नवंबर 12 से 18 के बीच चुनावों की घोषणा कर दी गई है। इसका तात्पर्य यह है कि अब केपी शर्मा ओली हैं वही प्रधानमंत्री के रूप में कार्य करते रहेंगे, बावजूद इसके कि उनके द्वारा कोरोना के काल में और इससे पहले भी राजनीतिक रूप से बेहतर कार्य नहीं किया जा सका है। नेपाल में वर्तमान जो चुनाव हुए हैं वह 2015 के संविधान के आधार पर 2017 में हुए थे, जिसमें कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल के द्वारा बहुमत प्राप्त किया गया था। इसमें प्रधानमंत्री ओली 2017 के चुनावों के बाद प्रधानमंत्री बने, जिन्हें 275 सदस्य वाले सदन में बहुमत प्राप्त हुआ था। इसके बाद से ही नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी का उत्थान देखा गया, जिसके बैनर तले अन्य माओवादी दल भी मिल गए, जिससे नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी और भी आगे बढ़ी। लेकिन ओली के द्वारा सत्ता में भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए राजनीतिक अवसरवादिता के आधार पर कार्य किया गया, जिससे संयुक्त नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी में ही मतभेद उभरने लगे। इससे निपटने के लिए नेपाली प्रधानमंत्री के द्वारा भारत विरोधी भावनाओं को भी आगे बढ़ाया गया, जिसमें नवंबर 2020 का नेपाल मानचित्र विवाद भी हम याद रख सकते हैं। भारत द्वारा निरंतरता के आधार पर यह प्रयास किया गया कि हम नेपाल के साथ अपने संबंधों को बेहतर बनाएं। हालांकि 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा के बावजूद अभी भी संबंध पूर्ण रूप से बेहतर स्थापित नहीं हो पाए हैं। नेपाल में यह राजनीतिक संकट तब और गंभीर हुआ जब दिसंबर 2020 में प्रधानमंत्री के द्वारा उनकी सत्ता को चुनौती मिलने की पृष्ठभूमि में उन्होंने संसद को भंग करने की सिफारिश कर दी और राष्ट्रपति के द्वारा भी अप्रैल मई के महीने में चुनाव कराने की बात कही गई। हालांकि दिसंबर 2020 के राष्ट्रपति के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई और सुप्रीम कोर्ट द्वारा राष्ट्रपति के निर्णय को पलट दिया गया। तब यह आशा की जा रही थी कि यह संकट को हम निवारित कर पाएंगे, लेकिन मार्च 2021 में सुप्रीम कोर्ट के एक अन्य फैसले से यह संकट और तब गहरा गया जब सुप्रीम कोर्ट द्वारा मई 2018 के उस फैसले को अमान्य घोषित कर दिया गया, जिसके माध्यम से नेपाली माओवादी राजनीतिक गठबंधन किया गया था। इससे माओवादियों में औपचारिक रूप से जो एकता देखी जा रही थी वह अब पूरी तरीके से पृथक हो गई, जिससे संकट और भी बढ़ गया। मार्च 2021 के बाद से ही यह कोशिश की जा रही थी कि नेपाल में अन्य राजनीतिक दलों के द्वारा अपनी सरकार बनाई जा सके। हालांकि यह अंतिम रूप से सफल नहीं हो पाया, जिसके चलते अब फिर से निचले सदन को भंग किए जाने की घोषणा कर दी गई है, जिससे ये संकट आगे भी जारी रहने की संभावना है। वर्तमान में भी इस प्रकार का संकट बना हुआ है, जिसके संदर्भ में यह देखे जाने की बात होगी आगे इसमें किस प्रकार का राजनीतिक परिवर्तन देखा जाता है। अब हम बात कर लेते हैं पेज नंबर 1 और 9 में दिए गए कुछ महत्वपूर्ण आलेखों की, जिसका संबंध जीएस पेपर 2 में पॉलिटी और गवर्नेंस से है। यह आलेख केंद्रित हैं केंद्र सरकार द्वारा लागू किए गए नवीन आईटी नियमों 2021 के विरोध में व्हाट्सएप द्वारा दिल्ली हाई कोर्ट जाने से। हमने कल के ही डीएनए में इसके संदर्भ में विस्तार से चर्चा की थी। जिन विद्यार्थियों ने कल का डीएनए नहीं देखा है वह उसको देख सकते हैं और नवीन आईटी नियमों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। उल्लेखनीय है कि सरकार द्वारा सोशल मीडिया मध्यवर्तियों को विनियमित करने के दृष्टिकोण से 25 फरवरी को नवीन नियमों को अधिसूचित किया गया था, जिसका नाम है सूचना प्रौद्योगिकी मध्यस्थों और डिजिटल मीडिया आचार संहिता के लिए दिशा निर्देश नियम 2021, जो 3 महीने में लागू होने वाले थे, जिसकी समय सीमा 25 मई को समाप्त हो गई।
यानी यह 25 मई से लागू हो गए। हालांकि इसके तहत ऐसे बहुत सारे प्रावधान शामिल हैं जो मध्यवर्ती साइटों की चुनौतियों को बढ़ा देते हैं। जैसे कि इसके प्रावधानों में व्हाट्सएप जैसे मैसेजिंग ऐप्स के द्वारा उनमें फॉरवर्ड किए जाने वाले मैसेजेस के फर्स्ट ओरिजिनेटर यानी प्रथम प्रवर्तक की पहचान का भी प्रावधान किया गया है। और इसके माध्यम से सरकारों का ये कहना है कि हम भड़काऊ और संवेदनशील मैसेजेस के फर्स्ट ओरिजिनेटर प्रथम प्रवर्तक की पहचान कर पाएंगे, जिससे देश की सुरक्षा और संप्रभुता के साथ ही होने वाले दंगों और अशांति आदि से बेहतर ढंग से निपटा जा सकेगा। हालांकि व्हाट्सएप का कहना है कि इससे मूल अधिकारों का उल्लंघन होता है। उल्लेखनीय है कि व्हाट्सएप जैसे मैसेजिंग ऐप्स में मैसेजेस आदि को भेजे जाने के संदर्भ में एंड टू एंड एन्क्रिप्शन का प्रयोग किया जाता है और व्हाट्सएप का कहना है यदि हम इसको किसी भी प्रकार से भंग करते हैं तो इससे निजता का उल्लंघन होगा, जो अनुच्छेद 21 में निहित निजता के मौलिक अधिकार के विरुद्ध है। व्हाट्सएप का यह भी तर्क है कि यह सुप्रीम कोर्ट द्वारा के.एस. पुट्टास्वामी वाद में निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाए जाने के अधिकार के भी विरुद्ध है और हाल में सुप्रीम कोर्ट ने इसमें गुमनाम रहने के अधिकार को भी स्वीकार किया है, जिसका भी ये उल्लंघन करता है। व्हाट्सएप का यह कहना है कि यदि हम एंड टू एंड एन्क्रिप्शन वाले मैसेजेस को गैर कूटबद्ध करते हैं तो ऐसी स्थिति में मैसेज भेजने वाला गुमनाम नहीं रह पाएगा, जिससे निजता का उल्लंघन हो सकता है। इस पूरे प्रकरण के संदर्भ में हमें केंद्र के तर्क को भी समझना महत्वपूर्ण है, जिसके तहत केंद्र का यह कहना है कि कोई भी मूल अधिकार किसी भी रूप में पूर्ण या एब्सोल्यूट नहीं होता है, जिसको युक्ति युक्त निर्बंधों के तहत ही दिया जाता है। चूंकि मामला अभी भी न्यायालय में जारी है, जिसके अंतिम निर्णय की हमें प्रतीक्षा करनी होगी। अब हम मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्नों की चर्चा कर लेते हैं। पहला प्रश्न है, वस्तु और सेवा कर प्रणाली में सहकारी संघवाद की भावना को अंतर्निहित किए जाने के बावजूद अभी भी ऐसी चुनौतियां विद्यमान हैं जिसके निवारण की आवश्यकता है। चर्चा करें। 15 अंक 250 शब्द। दूसरा प्रश्न है, भारत के सांस्कृतिक मानचित्रण पर राष्ट्रीय मिशन को उल्लेखित करते हुए भारत में सांस्कृतिक विविधता का विकास किए जाने के संदर्भ में हालिया चुनौतियों की चर्चा करें। 10 अंक 150 शब्द। पहले उत्तर की संरचना में आप भूमिका में वस्तु और सेवा कर प्रणाली का संक्षिप्त परिचय देंगे। फिर आप वस्तु और सेवा कर प्रणाली में निहित सहकारी संघवाद की भावना को संक्षेप में स्पष्ट करेंगे और इसमें आप जीएसटी काउंसिल आदि का उदाहरण दे सकते हैं। फिर आप जीएसटी प्रणाली में महसूस की जाने वाली हालिया चुनौतियों की चर्चा करेंगे, जिसमें केंद्र और राज्य के मध्य विद्यमान विविध विवादों को भी उदाहरण के तौर पर आप स्पष्ट कर सकते हैं। उसके बाद आप विवादों के निवारण के संदर्भ में कुछ अग्रगामी सुझाव देंगे और इस प्रकार से उपयुक्त सकारात्मक निष्कर्ष प्रस्तुत करते हुए अपने उत्तर को पूर्ण करेंगे। दूसरे उत्तर की संरचना की भूमिका में आप भारत के सांस्कृतिक मानचित्रण पर राष्ट्रीय मिशन को संक्षेप में स्पष्ट करेंगे। फिर आप सांस्कृतिक मानचित्रण पर राष्ट्रीय मिशन की विशेषताओं और उद्देश्यों को व्याख्यायित करेंगे। इसमें आप निहित विविध प्रकार की चुनौतियों को भी उदाहरण के साथ स्पष्ट करेंगे और चुनौतियों के निवारण में उपयुक्त सुझावों को भी देंगे। अंतिम रूप में आप उपयुक्त सकारात्मक निष्कर्ष प्रस्तुत करेंगे और इस प्रकार से आपका उत्तर पूर्ण होगा। बायजूस आईएएस हिंदी के आज के अंक में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।